अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान ने अमेरिका से इजाजत लेकर अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक साबिक एहलकार का इंटरव्यू पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। क्या तफसीलात हैं, क्या ऐसे ही हकायक हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की तैयारियां हो रही हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। एक नई एयरलाइन आ रही है, कौन सी एयरलाइन है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। अमन जरगा हुआ है खैबर में, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एहलकार का एक इंटरव्यू पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब ये अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाना था तो उन्होंने अमेरिका के सफीर से राब्ता किया और अमेरिका के सफीर को कहा कि भाई हम आपके खिलाफ ये बयानियां बनाने लगे हैं, हर चीज का इल्जाम तो वैसे भी आपके खिलाफ लगता है, तो आपने इसके ऊपर कुछ कहना नहीं, आपने इसके ऊपर खामोश रहना है। ये चीज बहुत ज्यादा कुछ लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखें जी, इमरान खान साहब ने अमेरिका से इजाजत लेकर अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर मैंने देखा, वो जो इंटरव्यू किसी ने शेयर किया हुआ था उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की हुई थी। वो जरा मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल क्या है। फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर लिखा हुआ है, वैसे अगर थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल कर लें तो तहरीक इंसाफ के पूरे दौर में अमेरिका का सफीर पाकिस्तान में तैनात ही नहीं हुआ, तो जिसने भी गोरा किराए पे लिया है उसे बुनियादी मालूमात ही दे देता ताकि अच्छा झूठ बोल सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये गोरा साहब से इंटरव्यू तो हो गया है लेकिन उसके पास तो बुनियादी मालूमात ही नहीं है। अब ये जो अमेरिकी CIA के साबिक एहलकार हैं जॉन किरियाकू, ये 2004 में रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद इनको सजा भी हो चुकी है, ये जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के ऊपर मैं पहले आता हूं, फिर कुछ मजीद तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अब इसमें जो दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स ये चीज शेयर कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान ने तो अमेरिका से इजाजत ली। अब अगर आप इस इंटरव्यू को सुने, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जरा आप सुनिएगा। ये 10 सेकंड का क्लिप है, इसको आप सुनेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। To Jemima Goldschmidt, his whatever her name was, ex-wife. And she went to Pakistan and asked them if they would release him. And they said no. जी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जी जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनको नाम भी सही नहीं पता था, उससे राब्ता किया गया और उससे जब राब्ता हुआ तो वो फिर शी वेंट टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान गई और उन्होंने कहा जाके वहां पे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। जमाइमा तो तकरीबन 20 साल से कभी पाकिस्तान ही नहीं आई है। तो ये कौन सा अमेरिकी CIA का एहलकार है जो ये बता रहा है कि जमाइमा पाकिस्तान गई और जाके पाकिस्तानियों को बताया कि जनाब आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, और हमसे भी राब्ता किया गया और हमारी अमेरिकन हुकूमत से भी राब्ता किया गया, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो ये साहब जॉन किरियाकू साहब जो है वो शेयर कर रहे हैं। वैसे ये जिस किस्म के दावे करते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर हैं। वो बड़े खतरनाक किस्म के दावे हैं जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अगर इनके दावों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया किसी ने तो वो बड़ा मसला बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये शायद कुछ सियासी दोस्त इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाना चाहते थे, तो इस वजह से इनका ये दावा शेयर कर दिया। बाकी अगर आप इनको गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म के दावे करते हैं। अब ये जो शख्सियत है, इसको 2004 में ये CIA से अलहदा हो गए थे गालबन, उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें वगैरह शेयर की जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद इन्होंने उसके बाद इनको जब रिहाई मिली, इन्होंने जो ट्रंप की एक करीबी शख्सियत से 2018 में एक मुआहदा किया कि मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा अगर सदर ट्रंप साहब आ जाते हैं इक्तदार में तो तुमने मुझे माफी दिलवानी है। 50,000 इन्होंने डॉलर पहले दिए, 50,000 बाद में देने थे। तो ये सारी चीजें इस वक्त मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आप जाके इसको गूगल भी कर सकते हैं। पर एनीवे, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो फिर नई नई ऐसी चीजें लाई जाती हैं और पता नहीं इनको होता कि ये बंदा पहले क्या कहता रहा है, उससे पहले इसके क्या चीजें थी, क्या इसके ख्यालात थे, क्या ये इस इंटरव्यू में कह रहा है। उस इंटरव्यू को शेयर किया जा रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जमाइमा पाकिस्तान गई और पाकिस्तान ने कहा नहीं जी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जमाइमा तो कब से पाकिस्तान आई नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इस सारे दावे को आपने कितनी संजीदगी से लेना है। बाकी इमरान खान साहब ने अमेरिका के ऊपर यकीनन इल्जामात लगाए, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम भी होगी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ड्रोन अटैक्स के हवाले से ईयू के साथ, दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान का इख्तलाफ रहता था। बल्कि एक दफा खान साहब ने हमें खुद बताया कि वो कहीं पे बैठे हुए थे और बहुत सारे वहां पे यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स वगैरह भी बैठे हुए थे और वो इमरान खान साहब को कह रहे थे कि ये जो ड्रोन अटैक्स होते हैं ये तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ होते हैं, ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई है, इसके ऊपर तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। देखे ना जी, पीपल्स पार्टी के दौर में इतने हुए, नून लीग के दौर में इतने हुए, आपके दौर में आपने पाबंदी लगाई हुई है, बल्कि आप कहते हैं अगर कोई होगा तो हम ड्रोन को मार गिराएंगे। तो खान साहब ने आगे से उनको कहा, ये खान साहब हम साफियों को बता रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि भाई हमें अल्ताफ हुसैन से गिले शिकवे हैं, हम ये कहते हैं कि उसने कराची में बंदे मरवाए, आप हमें इजाजत देंगे कि हम लंदन में उसके ऊपर ड्रोन अटैक कर दें? तो क्या हम कोई कमी है इनके जो हम इनकी बात मान लें? लेकिन बाद में सूरत-ए-हाल तब्दील होगी। तो इमरान खान साहब ने तो कहा था कि भाई हम तो आपके कमी नहीं है, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। एनीवे, तो ये इस किस्म के मामलात इमरान खान साहब के अमेरिका के साथ भी चलते रहे, इस किस्म के मामलात इमरान खान साहब के यूरोपीय यूनियन के साथ भी चलते रहे। और फिर आपने देखा कि वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हो जाए इलेक्शंस के हवाले से, वो भी दबाई गई। ईयू की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी तहफुजात का इजहार किया जाता है। अमेरिका का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। और अब ये जो अमेरिकी CIA के साबिक एहलकार हैं उन्होंने जो इमरान खान साहब के हवाले से बात की है उसके ऊपर मेरे ख्याल में अच्छा जो तजिया किया है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है कि भाई इसको थोड़ा सा पहले बता ही देते कि क्या बात करनी है। जिसने गोरा साहब को हायर किया है उसको पूरी इंफॉर्मेशन तो दे देते, ताकि उसको ये तो पता होता कि उस सारे अरसे के दौरान तो अमेरिका का यहाँ पे कोई सफीर ही नहीं था। यहाँ पे तो जनाब कायम मुकाम सफीर से मामला चलाए जा रहे थे। और दूसरा, कब आखिरी दफा जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा पाकिस्तान आई थी वो भी इसको बता देते तो शायद कोई बेहतर वो इंटरव्यू दे देता। गुज़िश्ता रोज खैबर में जनाब एक जरगा हुआ, अमन जरगा हुआ। सोहेल अफरीदी साहब वहां पे गए हुए थे, दीगर लोग भी वहां पे थे। वहां पे कुछ मुतालबात वगैरह भी सामने रखे गए। सोहेल अफरीदी ने एक दफा फिर कहा कि हम सूबे में ऑपरेशन नहीं चाहते, ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ऑपरेशन को बंद किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। ये वही जो कोलेटरल डैमेज है जो ड्रोन अटैक्स के अंदर होता है, दीगर चीजें हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने है। उन्हीं चीजों को वहां पे भी दोहराया गया। कबायली जरगे की भी बात की गई और उसके साथ साथ वफाक की जानिब से जो पैसा नहीं दिया जा रहा, जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। दीगर इस तरह की जो चीजें हैं उनके ऊपर सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पे गुफ्तगू की और उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा कि जनाब मैं अफरीदी हूं, आप हमारी तारीख देख लें, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर खड़े हैं, इमरान खान साहब की वजह से मैं वजीर आला बना हूं। वैसे मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत की जो तैयारी थी वो तैयारी करते रहे, शायद किसी और अफरीदी की, शायद अफरीदी की करते रहे होंगे। आगे से आज सोहेल अफरीदी गया तो दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि शायद अफरीदी साहब तो बड़े मदाह हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनकी गवर्नेंस के, और शहबाज शरीफ साहब शायद अफरीदी साहब के अच्छे कामों के बड़े मदाह हैं। उनकी फाउंडेशन को पता नहीं कितने करोड़ का उन्होंने चेक भी दिया था और कई दफा शायद अफरीदी साहब ये जिक्र कर चुके हैं कि कितनी अच्छी गवर्नेंस है शहबाज शरीफ साहब की। तो अच्छी बात है, देखें ना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि शायद वफाकी हुकूमत को लग रहा था कि सोहेल अफरीदी साहब भी जो है वो शायद अफरीदी की तरह हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की अच्छी गवर्नेंस के मदा निकलें, तो वो तैयारी शायद अफरीदी साहब की थी, लेकिन आगे पर्चे में सोहेल अफरीदी आ गया है तो वो काफी मसला बना हुआ है वफाकी हुकूमत के लिए। अच्छा, मुज़ाकरात की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के गालिबन तुर्की में मुज़ाकरात हुए। उस हवाले से कल रात को मैं देख रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मीडिया पे भी चल रहा था कि मुज़ाकरात ना तय पाए तो फिर अफगान तालिबान के साथ हमारी खुली जंग होगी। अभी तो देखें ना, बातचीत तय हो रही है, पहले इस किस्म का बयान देना क्या जरूरी है? बहुत सारे हुकूमती दोस्त भी ये कहते हैं कि अगर कोई मामला चल रहे हों तो ख्वाजा आसिफ साहब को मेहरबानी करके रोकना चाहिए कि वो किसी मीडिया पे जाके कोई बयानात ना दे दें। माजी में दहशतगर्दी के हवाले से वो इंटरनेशनल मीडिया पे क्या बयानात देते रहे, दीगर भी उनके बहुत सारे बयानात हैं। अब जिस वक्त जब हम अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, अफगान हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं, उससे पहले इस किस्म की बात करना कि जी मामलात अगर तय ना पाए तो खुली जंग होगी, क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या ऐसा बयान देना इस मौके के ऊपर
दुरुस्त है। अगर मामला तय नहीं पाएंगे तो जब खुली जंग होगी तो दुनिया को पता चल जाएगा। जिसने खुली जंग करनी होती है तो वो तो फिर खुल के होती है, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो कुछ अफगान तालिबान कर रहे हैं या अफगान हुकूमत कर रही है तो हम भी उस ट्रैप में आ जाएं? इंडिया खुद तो लड़ नहीं सकता। इंडिया ने खुद तो उसको जिस अजीमत का सामना करना पड़ा है वो पूरी दुनिया के सामने है। वो अब प्रॉक्सीज के जरिए सारे मामलात को आगे लेके चलना चाहता है। पहले वो बलोचिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में करवा रहा है। अब वो पूरे मुल्क को एज ए प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। वहां की जो इंटरिम हुकूमत है उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमें सफारती सतह पे बेहतर तरीके से इस मामले को हल करने की जरूरत है। इस किस्म की रेटरिक की फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत बनती है। जब जरूरत आएगी तब देख लिया जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो फिर पूरी दुनिया ने देखा था जो पाकिस्तान के इदारों का आगे से जवाब था, पाकिस्तान की एयरफोर्स का जवाब था, पाकिस्तान की फौज का जवाब था, वो पूरी दुनिया ने देखा था। वो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मामला अच्छे तरीके से हल हो, क्योंकि दोनों ममालिक का फायदा इसी में है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी पर तोल रही है कि आजाद कश्मीर में हमने अपनी हुकूमत बनानी है। पिछले दिनों आपने देखा पीपल्स पार्टी, नून लीग और पता नहीं किस किस ने मिलकर आजाद कश्मीर में एक जलसा किया। ये चंद कुर्सियां नहीं भर सके, चंद 100 कुर्सियां नहीं भर सके, खाली पूरा मैदान। और अवामी एक्शन कमेटी के पीछे जो अवाम खड़ी थी वो भी आपने देखा। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और हम आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत लेके आ रहे हैं। इनको कितनी सपोर्ट हासिल है आजाद कश्मीर में? ये वो सारी चीज है जिसकी वजह से आजाद कश्मीर के अंदर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल खुडे लाइन लग गई है। आपको वहां पे कोई जेन्युइन जो है लीडरशिप नजर नहीं आती। इनके बड़े बड़े लीडरान वहां पे दावे करते रहे, साबिक वुज़राए आज़म दावे करते रहे कि जी अवामी एक्शन कमेटी के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा। इधर उधर उन्होंने एक रैली वगैरह निकालने की कोशिश भी की और बड़ा फार्मूला भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जो दीगर जगहों पर इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला वो सबके सामने है। किस तरीके से वहां पे रेजिस्टेंस हुई वो भी सबके सामने है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आज कोई भी उधर ऐसा लीडर नहीं है जिसकी बात अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अवामी एक्शन कमेटी की तरफ लोग देख रहे हैं। अगर इस तरह की वहां पे हुकूमत साजी होगी, इस तरह हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी, इसी तरह जो इख्तियारात हैं या वसाइल हैं आपस में बांटते रहेंगे ये सब लोग, तो मजीद एलिनेट होगी वहां की अवाम। मजीद वो जो एक सेंटीमेंट है उसमें मजीद इजाफा होगा। जरूरत इस अमर की है कि भाई आप वहां पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवाएं फ्री एंड फेयर, और जिसको अवाम वोट देती है उसकी हुकूमत बना दें। ये आप इस हुकूमत का टेन्योर पूरा होने दें। ये हुकूमत भी जिस तरह जोड़ जाड़ के बनाई गई है वो भी सबके सामने है। लेकिन जब इस तरह आप हुकूमतें बनाते हैं उसका नतीजा फिर आपने देख लिया अवामी एक्शन कमेटी की शक्ल में। आज हालत यह है कि जब वहां पे अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही थी तो सारे इनकी जो हुकूमत के इंपॉर्टेंट लोग थे वो आके इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। वो उनके पास इतनी भी सियासी ताकत नहीं थी कि वो उधर रह सकें। फिर यहां से वुज़रा जो है उड़ के गए और मामले को हल किया गया। पहले कहा गया कि जनाब उनके रॉ के साथ ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। वही जिस किस्म की बातें सोहेल अफरीदी के खिलाफ की गई उसी किस्म के इल्जामात लगाए गए और बाद में उन्हीं के साथ बैठ के मामला तय कर लिए गए। तो ये चीजें पहले भी तय की जा सकती थी। और अब भी अगर आपने मामला तय करने हैं तो ये बंद कमरों में 4 बंदे बैठ के जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना देंगे, नून लीग की हुकूमत बना देंगे, ऐसे मामला हल नहीं होगा। मामला आपने अगर तय करना है तो मामला रखें कश्मीर की अवाम के सामने, उनको डिसाइड करने दें, इलेक्शंस करवाएं, वहां पे मजबूत एक हुकूमत आए, अवाम उसके पीछे होगी। आप देखेंगे कैसे वहां पे सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। और वो जो एक पॉलिटिक्स है जिसके जरिए कश्मीर भी मजबूत होगा, कश्मीर पाकिस्तान का ट्रू टंग है, वो जो नैरेटिव है वो भी मजबूत होगा। तो ये सोचने की जरूरत है। वहां पे मसनूई हुकूमतें और मसनूई क्यादत के जरिए मामला नहीं चलेंगे। अच्छा जी, एक तरफ बिलावल साहब बैठे हुए वो मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है, दूसरी तरफ मरियम बीबी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रही हैं। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की उन्होंने हदायत दे दी है कि जी एयर पंजाब हम लेके आएंगे। अब जो पीआईए की हालत है, पीआईए के पास इस वक्त कितने एसेट्स हैं और पीआईए के ऊपर कितना कर्जा है, कितने 100 अरब का खसारा है, वो हमारे सामने है। ये सूरत-ए-हाल मुझे समझ नहीं आ रही कि वफाक में जो नून लीग की हुकूमत है वो पीआईए की निजकारी की कोशिशें कर रही है। 2 दफा कोशिशें की गई, बैन अल-अक़वामी जो है उसमें कंसल्टेंट्स भी लिए गए, इसमें कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए। तो पीआईए वफाक में हुकूमत से नहीं चलता, लेकिन एयर पंजाब बनाने की बात हो रही है।
तो ये मेरी समझ से बालातर है। पर एनीवे ग्लास ट्रेन का भी जिक्र किया गया उस मीटिंग के अंदर, और एयर पंजाब के हवाले से भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इसका जो फेज 1 है उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो जल्द मुकम्मल किया जाए। और लाहौर से इस्लामाबाद तक एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर भी इत्तेफाक हो गया है कि जी लाहौर से एयर पंजाब इस्लामाबाद आया करेगी और इस्लामाबाद से जो है एयरलाइन जो है या एयर पंजाब जो है वो वापस लाहौर जाया करेगी। लेकिन क्या इस वक्त अवामी पैसा इस तरह की एक एयरलाइन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है? पहले जो आपकी बड़ी बड़ी जो पब्लिक एंटिटीज हैं वो कितना पैसा लूज कर रही हैं, कितना पैसा उसके अंदर हम हर साल जो है डुबो देते हैं, बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। तो एक इस तरह का एक नया वेंचर, इस तरह की एक नई जो है एयरलाइन लॉन्च करना, क्या इस वक्त वो पाकिस्तान की आवाम के लिए फायदामंद होगा? क्या हमारा खजाना उसका मुतामिल हो सकता है? बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर अवामी पैसा खर्च होता है, सब्सिडीज दी जाती हैं, लेकिन अवाम को या खजाने को या मुल्क को उससे कितना फायदा होता है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। अच्छा जी, आईजी पंजाब के साथ सीसीडी के जो सरबराह हैं चट्टा साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। इसके ऊपर सायरा बानो साहिबा ने लिखा हुआ था कि ताकि फिर डिपोर्ट करवाकर तीफी पट की तरह मार दिया जाए। अब ये तो मुबैना इल्जाम है ना, ये तो पता नहीं है कि वहां पे पुलिस मुकाबला हुआ कैसे हुआ, ये तो कोई अदालती कमीशन बनेगा तो फैसला होगा। लेकिन ये जो बयान है कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं, ये क्या सिस्टम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस देता है? भाई जिनकी दुश्मनियां हैं तो आप बैठ के ये कहें ना कि 70% आप ये दावा कर रहे हैं कि जराइम कम हो गए पंजाब के अंदर। आप ये कहना कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो खुलेआम फिरें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उनको भी हिफाजत देंगे, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आप बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। वो ये कह रहे हैं अगर आपकी दुश्मनियां हैं तो हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आपके अपने पास भी ये राइट नहीं है कि आप बंदूकें लेके साथ चलें, लिहाजा आप दुबई चले जाएं। ये तो देखे ना, क्या इससे कोई वो जो पंजाब हुकूमत की रिट वहां पे नजर आ रही है? क्या इससे ये इस मैसेज से ये चीज नजर आ रही है कि जी रूल ऑफ लॉ वहां पे बड़ा जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है? दुनिया के किस मुल्क में हुकूमत बैठ के कहती है कि भाई अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और यही अगर आपके मसाइल हैं तो भाई आप दुबई चले जाएं, लेकिन अगर आप अपनी हिफाजत के लिए कोई इस तरह के काम करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप जरूर उनके खिलाफ एक्शन करें जो बंदूकें लेके चल रहे हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक एक्शन हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको प्रोटेक्ट करना, इसलिए कि एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी आपका ही काम है। तो आप उनको ये तसल्ली दें, कब तक वो दुबई रहेंगे, कब तक वो किसी और जगह पे रहेंगे? असल इशू तो ये है कि आपने उनको ये रियलाइज करवाना है, आपने उनको ये एतमाद देना है कि भाई जो भी शख्स है, चाहे वो कोई दुश्मनदार है या दुश्मनदार नहीं है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर है, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सूबे के अंदर हमने अमन व अमान की सूरत उस नहज पे पहुंचा दी है कि जहां पे जनाब बिल्कुल कोई क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हर कोई सूबे के अंदर महफूज है, चाहे कोई दुश्मनदार है या दुश्मनदार नहीं है। तो ये मैसेज देने की जरूरत है। ये जो मैसेज है कि भाई अगर आप दुश्मनदार हैं तो आप दुबई चले जाएं, तो भाई कौन कौन दुबई जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई नहीं भी जा सकते, तो आपने तो सबको प्रोटेक्शन देनी है। पर एनीवे, सायरा बानो साहिबा ने इसके ऊपर बड़ा फिर इंटरेस्टिंग ये तज्जिया किया है। अच्छा जी, पंजाब से जो आटा आता है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से सूरत-ए-हाल थोड़ी सी संगीन होती जा रही है। दिन ब दिन पंजाब से आटे और गंदम की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बहरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सोहेल आफरीदी साहब ने पहले भी एक लेटर लिखा था कि भाई आप क्यों जो बैनुल सूबाई नकलो हरकत है उसको क्यों रोक रहे हैं? ये कैसे हो सकता है दुनिया के किसी भी मुल्क में कि एक सूबा दूसरे सूबे के अंदर गंदम या आटा भेजने के ऊपर पाबंदी लगा दे? अफगानिस्तान तक तो हमारी गंदम जाती है, इनकी शुगर मिलें हैं, ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, इनके बच्चों ने अपनी शुगर मिलों से चीनी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर दी, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन पंजाब से जो है आटा और गंदम वो नहीं जाने दी जा रही खैबर पख्तूनख्वा, और उसकी वजह से वहां पे आटा महंगा होता जा रहा है, वहां पे बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो इसके ऊपर भी हुकूमत को देखने की जरूरत है। इसके ऊपर कोई बात करेगा कि भाई ये कैसी पॉलिसी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों जो है आटे और गंदम की नकलो हरकत पर पाकिस्तान के अंदर ही पाबंदी है? ये कोई दूसरा मुल्क तो नहीं है ना, कोई आपने वीजा लेके नहीं जाना, लेकिन जहां पे आपने दूसरे मुल्क चीजें भेजनी हो, जहां पे आपके अपने
जाती फायदे हों, जहां पे आपको अरबों रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, वहां पे ये हुक्मरान अशराफिया मिल के अपनी शुगर मिलों से चीनी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर देती है, और फिर जब पता चलता है कि चीनी अब खत्म हो गई है, फिर इंपोर्ट भी कर ली जाती है, और यहां पे दूसरा जो सूबा है उधर गंदम नहीं भेजी जा रही। इससे आप अंदाजा लगा लें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।